नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं मानव चावला एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल से आज आ चुका हूँ सीकर में एक हाईटेक डेयरी फार्म के अंदर, जहाँ पर मिल्किंग मशीन से गायों का दूध निकाला जाता है और हाँ, एक खुजली करने की मशीन भी है यानी ब्रश भी है। और यहाँ पर रोज 700 लीटर से ज्यादा दूध निकाला जाता है और उसे प्रोसेस करके बाजार में बेचा जाता है। आज बात करेंगे इस फार्म के ओनर से और उन्होंने कैसे इस फार्म को बड़ा बनाया और स्टार्ट किया खाली 2-3 गायों से। और मैं आपको बता दूं, आप में से 90% लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं। हाँ सर, नमस्कार सर पहले अपना पशुपालकों को परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं हंस डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स ये शिकपुरा सीकर फार्म का ओनर। ठीक, तो सर पहले आप मुझे थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताइए, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा ग्रेजुएशन बायोटेक से हो रखा है देहरादून से, और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग में यूके से किया है। और ये फार्म लगभग 7 साल पहले स्टार्ट किया हुआ है। कितने गाँव से स्टार्ट किया था आपने? ये लगभग 30 के लगभग से किया था। 30 के लगभग से। उन्हीं के से आगे ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, और अभी ये अच्छा, जो भी आप देख रहे हैं 100+ एनिमल है वो उन्हीं के। अच्छा, तो जब आपने ये 30 वो पशु लाए थे, तो ये लोन लेके लाए थे या अपना कैपिटल लगाया था? स्टार्टिंग में लोन वगैरह का प्रोसीजर किया था, कुछ सब्सिडी भी थी, बट अनफॉर्चुनेट कोई उस टाइम पे ऑनलाइन वगैरह कुछ हो नहीं पाया था, तो अच्छा, उस वजह से वो नहीं मिल पाई। अच्छा, वो थोड़ा एक अभी तो सब्सिडी वगैरह भी अवेलेबल है फार्मर्स के लिए। ठीक है, अच्छा, सब्सिडी वगैरह भी अवेलेबल है। तो सर आपने एचएफ गाय की चूज करी, जैसे देसी गाय भी होती हैं? देसी गाय में क्या है कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट वाइबल नहीं रहता। देखो 2-3 कारण है उसके। अगर अपन किसी मेट्रो सिटी के पास में करते हैं जहाँ पे अपन दूध को 150 रुपए समथिंग में सेल आउट कर सकें, एक तो वहाँ पे वाइबिलिटी बनती है, या अपन घी को 3000 रुपए के समथिंग अराउंड सेल कर पाए तो वहाँ पे वाइबिलिटी बनती है। अब सीकर हमारा शहर है, तो यहाँ पे क्या है, इतनी डिमांड नहीं है और लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी इतनी है नहीं। अच्छा, तो उस वजह से थोड़ा सा इशू आता है। और अगर अपन अच्छा खान पीन रखते हैं, सब चीजें अच्छे, क्योंकि जो दूध की क्वालिटी है मोस्टली 80% तो आपके फीड वगैरह मैनेजमेंट पर उन पे डिपेंड करती है। अगर आप अच्छा फीड वगैरह सब दोगे तो ये भी अच्छा दूध देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया में मोस्टली जो डेयरी फार्मिंग में जो बिजनेस में है, और तो वो एचएफ गाय में, आप पंजाब साइड में जहाँ पे क्या है कि अच्छा काम हो रखा है, तो वहाँ पे भी देखोगे तो एचएफ में काम मिलेगा या जर्सी वगैरह में मिलेगा। देसी गायों के तो गिने चुने फार्म होंगे, और वहाँ पे भी वो ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे तो दिक्कत आ रही है। तो अगर आपने 100 फार्म देखे हैं अच्छे, तो उसमें से एक फार्म मिलेगा जो मतलब देसी का होगा, 99 तो आपको एचएफ मिलेंगे। तो सर इतनी अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड लेने के बाद आपने पशुपालन की चूज किया, क्योंकि पशुपालन को लोग ना इतनी अच्छी नजर से देखते नहीं है। मैं तो क्या डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग में काम किया हुआ है। अच्छा, तो ये इसी में काम करना था तो हो गया, इसलिए। हाँ, और काम का तो क्या है कि अब कौन किस नजर से देखता है, उसे अपने को क्या, अपने को खुद को संतुष्टि मिलनी चाहिए जो काम अपन कर रहे हैं। अगर उसमें अपन सेटिस्फाइड हैं तो एट द लास्ट मैटर नहीं करता कि आप क्या कैसे कर रहे हैं। तो सर जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आपने ना काफी गायों को खुले में छोड़ रखा है, मिट्टी पे बैठी हैं, तो इसका क्या खास वजह है? ये तो मैंने इसलिए करते हैं कि अगर किसी पशु को एक जगह बांध के अपन रखेंगे तो भाई उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल तो फील होगा जी। इसके अलावा उसको एक पशु को उसको अलग से फीडिंग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो लेबर ज्यादा लगेगी। और पशु जितना खुले में रहेगा उतना उसकी वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह अच्छी हो जाएगी, और वो अच्छे से दूध का उत्पादन कर पाएगी, थोड़ा फ्री रहेगा पशु, कंफर्टेबल रहेगा। और सर मैं देख पा रहा हूँ कि आपने ना कुछ ये छोटे छोटे से ये रखे हुए हैं। हाँ, ये नमक है, ये नॉर्मली अपने पाकिस्तान से आता है। अच्छा, और ये नॉर्मल जो नमक अपन खाते हैं ना, हाँ, तो वही नमक है, तुशाना नमक बोलते हैं। पशु को कितना? हाँ, इनको नॉर्मली ये पशु को वैसे फीड में भी दिया जाता है। इसके एडिशनली ये इसलिए देते हैं कि थोड़ा इसको चाटती रहती है, थोड़ा जीभ साफ रहती है, हाजमा ठीक रहता है। अच्छा, तो इनको थोड़ा एक्टिविटी। तो कैंडी हाजमोला है, कैंडी।
और ये जो मैं शेड देख पा रहा हूँ, ये इतना बड़ा शेड, इस पे आपने ये हवादार करने के लिए वेंटिलेशन जितना ज्यादा होगा ना, हाँ। तो आपने नॉर्मली राजस्थान में दिक्कत क्या है कि मई जून के महीने में टेम्परेचर अराउंड 48-50 के अराउंड जाता है जी। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो गर्मी का एहसास नहीं होगा, तो इसलिए जगह जगह वेंटिलेशन रखा हुआ है और ये फोगर वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो अच्छा, उससे क्या होता है कि एक टेम्परेचर डाउन हो जाता है और फैन वगैरह है तो फैन से भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो गर्मियों के लिए विशेष ध्यान रखे किया हुआ है। जितना ज्यादा पशु आराम में रहेगा उतना ज्यादा पशु ज्यादा दूध देगा, बिल्कुल इसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उससे लैक्टेशन बढ़ जाएगा। राइट, पशु को जितना अपन कंफर्टेबल रखेंगे उतना ही दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका बीसीएस अच्छा रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, टाइम पे वो बच्चा देगा, सब चीजें उसी पर डिपेंड करती है। कुल मिला के गर्मियों में जैसे क्या है कि पशु का एनर्जी है वो हाँफने लगता है ज्यादा, या कोई जैसे मक्खियां ज्यादा होगी तो मक्खियां परेशान करती है, तो अगर वो एनर्जी अगर अपन ने उसको अगर वो परेशान नहीं हुआ तो एनर्जी दूध में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो चीज एनर्जी उसमें उसी में लगा दी उसने तो दूध का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। ठीक। और सर इसकी हाइट क्या होगी, मतलब कितना? ये शेड लगभग 150 फुट के लगभग लंबा होगा और 80-85 फुट चौड़ाई में है। बीच की हाइट है ये लगभग 25 फुट के लगभग। अच्छा, ये मतलब ये पूरा कि ये नहीं, ये पोर्शन है ये आपका फीडिंग एरिया है, ये लगभग 20 फुट के लगभग। अच्छा, ये 20 फुट के लगभग होगा। और उस साइड में ये जो है ये थोड़ा ट्रैक्टर से सफाई वगैरह होती है इसकी, लगभग 13 फीट के लगभग होगा, बाकी ये 50-60 फीट उधर होगा और 50-60 फीट उधर। पशु के लिए साफ सफाई रखना कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें, साफ सफाई तो बहुत जरूरी है, इवन फीडिंग एरिया में बहुत अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए। फीडिंग एरिया में अगर अच्छी सफाई है यहाँ पे तो जो खाने पीने का जो भी है वो एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे फीड में अफ्लाटॉक्सिन वगैरह रहता है, और ये अपने जो चारा है उसमें भी रहता है, अगर ये जो भी खाते हैं अगर उसमें साफ सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, अफ्लाटॉक्सिन वगैरह कुछ बनेगा, फंगस बनेगा, तो वो सब चीजें पशु के दूध में आएंगी, तो इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। और सर ये शेड बनाने के लिए कितना पैसा लगा था? पैसा तो क्या है कि वो 7 साल पहले का किया हुआ है, तो लाइक वेरी करता है अमाउंट, उस टाइम का और इस टाइम का काफी फर्क है। उस टाइम अभी आज के टाइम पे करें तो मे बी अराउंड 4-5 के लगभग होगा। 4-5 के लगभग जी। और सर आपने जैसे लगभग कितनी गाय होंगी यहाँ पर? अभी 100 गाय हैं, तो काफी ज्यादा नंबर है ये। हाँ। तो इनका देखभाल में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, तो क्या है कि 7 साल का अनुभव हो गया, स्टार्टिंग में काफी समस्या आई थी, लेकिन अभी 7 साल के बाद में अपने को हर काम का अनुभव हो जाता है। अच्छा। तो व्यक्ति जिस फील्ड में भी काम करता है तो 1000 दिन आप किसी भी धंधे में दे दो, हाँ। तो आपको फिर अनुभव हो जाता है कि उस काम को कैसे टैकल करना है। तो अभी आपको देख रहे होंगे फार्म पे पूरे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो घर से मॉनिटर हो जाता है, फार्म पे दिन में एक बार आने की जरूरत पड़ती है। तो सर जैसे आपका 100 गायों का इतना बड़ा डेयरी फार्म है, तो इसके लिए लेबर रिक्वायरमेंट क्या रहती है? लेबर का अभी जैसे आप पहले कह रहे थे ना कि इनको बांध के क्यों नहीं रखते, तो जितना अपन पशु को खुला रखेंगे और इस तरीके से अपन मैनेजमेंट रखेंगे तो पशु चाहे कितने भी हों, अगर जैसे पशु अगर नॉर्मली जो डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि 10 पशुओं पे एक लेबर रखते हैं, बट यहाँ पे 100 पशुओं को सिर्फ 4-5 लोग टैकल कर रहे हैं। यहाँ पे 50 पशु और भी बढ़ जाएंगे तो मुश्किल से एक आधा लेबर बढ़ेगा। उसका कारण ये है कि ये फीडिंग व्यवस्था और मैनेजमेंट इस तरीके से है, तो लेबर कम लगता है इस प्रकार की व्यवस्था से। और अभी जैसे 2 बच्चे सीकर में दूध की सप्लाई देते हैं, बाकी 4-5 लोग यहाँ पे काम देख लेते हैं। एक डॉक्टर हैं वो यहाँ की मेडिसिन वगैरह वो वेटरनरी का काम देख लेते हैं। तो लगभग 10 लोग के करीब आपका 8-10 लोगों से हो जाता है। 100 गायों का डेयरी फार्म आराम से सर 10 लोगों के साथ चला पा रहे हैं। इवन ये मान के चलिए आपके 6 लोग यहाँ पे पर्याप्त हैं और 2 लोग तो दूध की सप्लाई के लिए हैं। अच्छा, तो फार्म का काम देखते नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे 100 गाय हैं, एचएफ गाय तो ज्यादा दूध देती है और गायों के मुकाबले आपका रोज का दूध का प्रोडक्शन कितना हो जाता है? अगेन देखो, दूध का प्रोडक्शन वेरी करता है। दूध का प्रोडक्शन अगर अपन देखें नॉर्मली हर्ड काउंट से अपन देखा जाता है, तो अगर जैसे एट ए टाइम आप मानेंगे सर्दियों में तो और जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 25 लीटर एवरेज पे चलता है। अच्छा। और वही गर्मियों में लगभग 18-20 लीटर के लगभग आ जाता है। अच्छा। और दूध का प्रोडक्शन आप ये मान के चलें गर्मियों में 35 से 40% तक कम हो जाता है। अच्छा,
हाँ, और सर्दियों में पीक पे अच्छा दूध देती है। ये गर्मियों में क्यों? हीट स्ट्रेस की वजह से। हीट स्ट्रेस की वजह से। हाँ, तो उसको 40 भी नहीं मानेंगे तो आप 30% तो बिल्कुल हो ही जाएगा। उसको काउंटर करने के लिए आपने फॉगर हाँ, वो इतना अपन ने कर रखा है उस वजह से ये मतलब ठीक है। ठीक रहता है, वरना तो कई बार क्या है ज्यादा भी हो जाता है। मतलब इतना करने के बाद भी 35-40% कम हो जाता है। 30% तो मान के चले आप, तो श्योर होगा ही। अब गर्मियों में दिन का कितना, मतलब एक दिन में कितना जाता है? गर्मियों में लगभग अभी 700 लीटर के आसपास होगा। हाँ। सर्दियों में 1100 लीटर के आसपास चला अच्छा। जाएगा। हाँ। और क्या मतलब कहाँ का जाता है? डेटा जो आपको बता रहा हूँ एक्यूरेट ऐसे नहीं होता है। हाँ। कई बार क्या होता है कि अपने पास मिल्किंग में ज्यादा पशु हैं, राइट राइट। और किसी टाइम मिल्किंग में सर्दियों में ज्यादा हो गए, कम ज्यादा पशु होते रहे, उस हिसाब से वो फ्लक्चुएट है। ऐसा नहीं है कि अपन ने 1000 लीटर सर्दियों में बताया है तो वो 30% 700 लीटर इस टाइम पे होगा। तो वो डेटा वेरी इसलिए करता है क्योंकि पशु कई बार मिल्किंग में ज्यादा होते हैं, कई बार कम होते हैं, तो वो डेटा इसलिए चेंज हो जाते हैं जी। तो यहाँ पे जैसे आपने गाभिन पशु और जो, हाँ, इनको अलग अलग रखते हैं। ये इधर जो भी है पैन, इसमें क्या करते हैं, मिल्किंग वाले एनिमल रहते हैं जो फ्रेश जो मिल्किंग हो, जिनको काविंग हुई है ना जी, उनको इधर रखते हैं। फिर जो ये इधर का पोर्शन है, इसमें हम जो प्रेग्नेंट एनिमल है जो लगभग 2 महीने में बच्चा देंगे जी, उनको इधर रखा जाता है। और ये वाला पोर्शन है, इसमें जो हीफर तैयार होती है ना, वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है, उनकी पीढ़ी हो जाती है, पीढ़ी होके कंफर्म हो जाता है कि भी वो प्रेग्नेंट है, देन वी इसमें ट्रांसफर करते हैं ना। और उससे उधर के जो है वो अपने जो छोटी बछड़ियां जिनको एआई करनी है, जिनमें सीमन रखवाना है, वो अपन यूज मतलब बछड़ियां रहती हैं इसमें। और उसके आगे छोटी बछड़ियां, और उससे आगे और छोटी बछड़ियां जो 3 महीने तक जिनको दूध पिलाना होता है, उसी प्रकार से क्या है व्यवस्था की है। तो सर जैसे आप एआई की बात कर रहे हैं, हाँ, तो एआई में आप क्या काम कर रहे हैं? जैसे एआई और एआई अपन नॉर्मली क्या है कि अभी जो इंडिया का बेस्ट रूल है उसके सीमन यूज कर रहे हैं। जो फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ियां हैं, सेकंड लैक्टेशन की, उनको सेक्स सीमन यूज करते हैं, और उसमें सिर्फ बछड़ियां आती हैं। और जो जिनको 3-4 बार बच्चे दे दिए उन फिर नॉर्मल सीमन यूज करते हैं, और सीमन अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं ब्रीडिंग पे। क्योंकि एक तो अपन क्या है कि सपोज 100 पशुओं से जो दूध ले पा रहे हैं, वही दूध अगर अपने 70 पशुओं से ले लिया तो 30 पशुओं का खर्चा कम हो जाएगा ना, इसलिए ब्रीडिंग पे काम करना ज्यादा जरूरी है। और अपने जो फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ियां हैं वो लगभग 25 से 30 लीटर तक फर्स्ट लैक्टेशन में दे रही हैं। अच्छा, 25 तो मिनिमम है, और अगले साल तक मेरे हिसाब से मिनिमम 30 लीटर हो जाएगा फर्स्ट लैक्टेशन में। तो वो ब्रीडिंग पे इम्प्रूवमेंट की वजह से हो पा रहा है। तो 30 भाग के बाद आपने ब्रीडिंग में काम कर करके पशु बढ़ाया, पशु बेच के? और पशु कुछ सेल भी करते रहते हैं। अच्छा, अपनी कैपेसिटी है वो लगभग 150 पशुओं की है। तो बीच में कई बार क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में काम शुरू किया था, 1-2 साल थोड़ी समस्याएं भी आई ब्रीडिंग का, इन चीजों का, तो क्या धीरे धीरे अनुभव होता है जी। तो इन चीजों पे काम किया, और उसके बाद में कुछ पशु बीच में सेल भी किए हैं जी। कई बार अपने को आर्थिक रूप से पेमेंट की आवश्यकता भी पड़ जाती है, तो भी सेल करना पड़ता है। तो वो तो धंधे के पार्ट हैं, तो वो सेल भी करते रहते हैं साथ के साथ। अच्छा। अभी होल्ड कर रहे हैं, अभी इसलिए होल्ड कर रहे हैं, अभी अपनी कैपेसिटी लगभग सर्दियों में 1000 लीटर की तो रहेगी कम से कम, और गर्मियों में लगभग अगले साल भर में विचार है कि 1500 लीटर क्षमता करें। तो इसलिए एक बार साल भर से सेल आउट नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद में तो ये क्या मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो सेल तो करना ही पड़ता है। तो ये जो आपका दूध जाता है कहाँ कहाँ जाता है? ये अपना सीकर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, और सीकर में कांच की बोतल में सील पैक होके जाता है। होम डिलीवरी की सुविधा है। अच्छा, मतलब डेयरी में नहीं जाता? नहीं, सीधा वहीं पे कांच की बोतल में पैक हो जाता है। कुछ संस्थान वगैरह हैं, वहाँ पे भी अपन दूध देते हैं। इसके अलावा घी का काम है, तो घी वगैरह भी सप्लाई देते हैं। तो रोज 700 लीटर दूध बिक जाता है? हाँ। कितने रुपए लीटर जाता है? 47 रुपए लीटर। 47 को अगर 700 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब वो आप करते हैं कितना क्या होता है। तो सर जैसे मैं आपके मिल्किंग पार्लर में आ चुका हूँ, तो इसमें मिल्किंग कैसे होती है? ये मिल्किंग पार्लर बोलते हैं इसको। यहाँ पे गायें क्या है कि नॉर्मली इनको एंट्री और एग्जिट की एक ही लोकेशन रहती है, तो उसकी वजह से वो क्या है, नॉर्मली पशु को 7 दिन में वो अपनी हैबिट में आ जाता है कि किधर से आना है, किधर से निकलना है, और किस टाइम पे क्या दूध है, तो वो अपने आप आ जाते हैं पशु। ठीक है, और यहाँ पे होल्डिंग एरिया है, यहाँ पे पशु होल्ड होता है। फिर ये जो पार्लर का एरिया है, इधर देखिए आप, इसमें 6 गायें इधर लग जाती हैं, 6 इधर लग जाएंगी, 12 गायों की एट ए टाइम में मिल्किंग हो जाएगी। अच्छा। और यहाँ पे ये मशीनें हैं, डिलावल कंपनी की हैं। अच्छा। और ये मशीनें लगी हैं, लास्ट में वो आप जार देख रहे हैं, वहां पे दूध कलेक्शन होता है, उससे सीधा बीएमसी में जाता है। बीएमसी में तुरंत 15 मिनट पे दूध को
4 डिग्री पे स्टोर किया जाता है। अच्छा। नॉर्मली क्या होता है कि दूध में दूध निकलने के बाद में उसको 3-4 घंटे भी अगर अपन ने रख लिया तो उसमें जो बैक्टीरियल काउंट है, जो सोमेटिक सेल काउंट वगैरह है, वो क्या रहेगा, हर 15-20 मिनट में मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, तो दूध की क्वालिटी वहीं से खराब होना शुरू होती है। अगर अपन ने उस दूध निकलते ही 4 डिग्री पे स्टोर कर लिया ना, तो उसके बाद में आप ये मान के चलो उस दूध को लंबे समय तक यूज कर सकते हो। एक लोगों में क्या है कि जो क्वालिटी की अपन बात करते हैं, लोग इतना ही देखते हैं कि दूध फटा या नहीं फटा, कि कितना टाइम तक चला है क्या है जी। तो कायदे से वो देखना चाहिए कि इसमें सोमेटिक सेल काउंट कितना क्या है और ये दूध का टेस्ट कैसा है। वो टेस्ट वगैरह तभी बन पाता है जब दूध निकलते ही तुरंत उसको 4 डिग्री पे स्टोर किया, उसका जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन है वो उसको बंद कर दिया अपन ने, तब जाके वो दूध की क्वालिटी मेंटेन रहती है लंबे समय तक। तो सर जैसे पशुपालकों ने ना ये धारणा बना रखी है कि मिल्किंग मशीन ना खराब चीज है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है, दो चीजें हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना क्या आविष्कार के लिए वो समझा देते हैं। तो मिल्किंग मशीन है वो काफी अच्छे से काम करती है, जिसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, 1% ही नहीं है। और अगर अब ये चीजें इसमें इतनी समस्या होती तो पूरे इंडिया में लार्ज स्केल पे काम हो रहा है। ठीक है, तो वो दिक्कत आती तो सभी को आती। तो हमारी फार्म में हमको जो खुद का अनुभव है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मतलब और अगर आपने 100 पशु बांध रखे हैं या 100 पशुओं का आप 100 पशुओं से फार्म कर रखा है, अगर आप मैनुअली मिल्किंग करोगे तो कितने पशुओं की करोगे, कितना लेबर लगेगा? तो ये संभव ही नहीं। ठीक, वो चीज तो तब हो पाती है जब 1-2 पशुओं का फार्मर दूध निकालता है और अपने घर के काम में लेता है। तो सर जैसे मैं यहाँ से दूर से देख पा रहा हूँ कि ये आपने ब्रश लगवा रखा है। हाँ, ये नॉर्मली इनका क्या है कि मसाज वगैरह के लिए रहता है, साफ सफाई रहती है पशुओं की। अच्छा। तो उस हिसाब से तो वो जो दूध आता है वो आपका वहां से निकल के सीधा बिना कोई हाथ टच किए सीधा इस बीएमसी में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना 3.8 डिग्री टेम्परेचर, तो ये तुरंत 4 डिग्री पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, और 4 डिग्री पे स्टोर होने से ये है इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस ही है। और यहाँ से फिर दूध को पैक करके बोतल में फिर कस्टमर को दिया जाता है। ठीक है सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये हमारी फीडिंग के लिए रखा हुआ है, तो इसमें क्या क्या है और आप क्या क्या देते हैं फीड के लिए? फीडिंग की व्यवस्था के लिए फीडिंग में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे ये आपका सूखा चारा हो गया जी, ये इसमें हम जो गेहूं की सूखा चारा है जी, एक वो चलता है। ठीक है, और इसके अलावा साइलेज देते हैं। साइलेज में हम मक्के का भी इस्तेमाल करते हैं और चुकंदर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मक्के में क्या रहता है कि ये जो मक्का है जी, ये लगभग 50% ये डालते हैं और 25% के आपके लगभग हो जाएगा चुकंदर का। चुकंदर से तो क्या है, थोड़ा एनर्जी अच्छी मिलती है, और मक्के का भी काफी अच्छा चारा होता है। इसके अलावा लगभग 25% के लगभग हम क्या करते हैं, हरा चारा इस्तेमाल करते हैं। तो हरा चारा है उसमें आप मानिए कि जो सर्दी का टाइम है उसमें तो जई यूज करते हैं, और जो गर्मी का समय है उसमें हम बाजरा और ज्वार का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने भी सुपर नेपियर है वो भी लगाई है, जो आप उधर देख रहे हैं ना, तो सुपर नेपियर का भी अच्छा रिजल्ट है, तो इसको थोड़ा हम एक्सपेंड करेंगे। और सूखा चारा हो गया, हरा चारा हो गया, साइलेज हो गया। इसके साथ में टॉप ड्रेसिंग में हम मिनरल मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। मिनरल मिक्सर क्या है कि जैसे अपने दूध है तो दूध में मोस्टली क्या है कि मिनरल्स वगैरह निकलते हैं दूध में, जो पशु से वो चीज की जो कटौती होती है उसकी पूर्ति करना भी जरूरी है, इसलिए मिनरल्स वगैरह देना बहुत जरूरी है। मिनरल्स से क्या है कि उस चीज की पूर्ति हो जाती है, पशु टाइम पे कंसीव भी हो जाता है, तो रिप्रोडक्शन का इश्यू भी नहीं आता, हेल्थ इश्यू नहीं आते, बीसीएस वगैरह डाउन नहीं होते, वो हो गया। उसके अलावा फीड रहता है, तो फीड में इनको स्टीम से पकी हुई फीड पैलेट फॉर्म में फीड देते हैं। अच्छा, पैलेट फॉर्म में पैलेट फॉर्म। तो सर एक पशु के लिए अच्छी क्वालिटी की फीड देना कितना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि मैं पशुपालकों को देखता हूँ अच्छी फीड नहीं देते। फीड नहीं, ये जो मैंने 4-5 चीजें बताई है ना, वो सभी जरूरी है। अगर आपने अच्छी फीड दे दी और सब चीजें अच्छी दे दी, मिनरल मिक्सर अच्छा सा नहीं दिया तो वहीं पे समस्या आ जाएगी। अच्छा, अगर आपने मिनरल मिक्सर ठीक दे दिया, अगर फीड अच्छी नहीं दी तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक, अगर आपने साइलेज अच्छा नहीं दिया उसमें समस्या आ जाएगी। हाँ, किसी पशुपालक के पास या किसी डेयरी फार्मर के पास अगर हरा चारा भरपूर मात्रा में है तो उसको साइलेज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हरा चारा इतने पशुओं के लिए मिलना पॉसिबल नहीं होता है तो ये साइलेज देता है। साइलेज भी क्या है कि सेमी डाइजेस्टिव स्थिति में आता है, जो अपने बोलते हैं एवाइवियस ऑप्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके थ्रू ये थोड़ा उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, फिर आता है, तो पशुओं के लिए बहुत अच्छा रहता है।
ये मान के चले अपने आदमी के लिए से अचार होता है ना जी। उस तरह से इनका अचार है। अच्छा, जी। तो सर मैं ये देख पा रहा हूँ ये व्हाइट, इसमें क्या है? ये साइलेज के लिए बैग आते हैं। अच्छा, तो मतलब ये आपने स्टोर करके रखा है, कोई जी, दिक्कत हो तो जी, जी। कि मैं इसमें से इसी में से ये साइलेज इसी में से यूज करते हैं साइलेज। ये पैक होता है, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, हवा लगते ही ये खराब हो जाता है। तो इसको अगर अपने किसी ने इसको ओपन किया है तो विद इन 1 और 2 डे में इसको इस्तेमाल करना होता है। ये सर आपने मशीन है वो काटने के लिए लगा रखे हैं? सो हाँ, ये चारा वारा काटने के लिए है, ये इनका फीड रहता है। और ये सूखा चारा, ये गोदाम वगैरह इसके लिए। ये कितने दिन का स्टोर है सर? ये लगभग हो जाता है 1-1.5 महीने से। अच्छा, 1-1.5 हाँ, महीने तक 1-1.5 का महीने से- स्टोर हाँ, स्टोर करते हैं। करके रखते हैं। जी। थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, अपने इतने अच्छे फार्म के लिए हमें अपना ऐसा इतना कीमती समय दिया। आपका भी यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंस डेयरी की ओर से आपको भी आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।